तो ये कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान का प्रथम अध्याय है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस अध्याय का हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे, जिसकी कुल संख्या है 6। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों को हल कर लिया है, तो आप उसको पहले देख लीजिए। और ये भारती भवन की किताब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है? निम्न रासायनिक समीकरण में कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं? यहाँ पे ये रासायनिक दिया गया है समीकरण, और हमसे पूछा जा रहा है कि इन रासायनिक समीकरण से क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इसमें दो सवाल हैं। पहला है कि रासायनिक समीकरण क्या है और इसमें क्या सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो इस प्रकार लिखना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है। और जिसमें अभिकारक यानी रिएक्ट एवं प्रतिफल यानी प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया रिएक्ट, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं। ये एक समीकरण है, रासायनिक समीकरण। रिएक्ट और प्रोडक्ट यानी अभिकारक और प्रतिफल को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो जाती है, जो हमसे पूछा जा रहा था। अब इसके बाद हम देखेंगे ये लाइन, दिया गया समीकरण ये रहा। ठीक है। तो इस प्रकार लिखना है आपको, दिया गया समीकरण SO2 + O2। ठीक है। ये तीर का निशान अभिक्रिया का दिशा बतलाता है, 2SO3। तो ये क्या चीज़ें हैं, यहाँ उपरोक्त दिया गया समीकरण में सल्फर डाइऑक्साइड, ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड, एवं ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, के बीच संयोग होता है, यानी रिएक्ट करते हैं आपस में, अभिकारक हैं। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3, और ये बैलेंस किया गया है। ठीक है। ये तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, जो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये संयोजन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 1 समाप्त हो जाता है। जो हमसे पूछा गया था वही हम यहाँ पे जवाब दिए, यानी टू द पॉइंट। इसे आपको लंबा नहीं करना है। ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न। तो आइए इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है, हमें इसको संतुलित करना है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना काफ़ी आसान होता है। आइए सबसे पहले हम इसको संतुलित करते हैं। तो इसमें कौन कौन से तत्व और यौगिक भाग ले रहे हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो ये हो गया, यहाँ देखिए ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया नाइट्रिक एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनाते हैं। तो हमें इनको बैलेंस करना है। आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। ठीक, यहाँ पे 2 लिख दिए, और यहाँ पे हम लगा देते हैं 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है। तो इस तरीके से सारा बैलेंस हो जाता है। तो चलिए एक बार मिला लेते हैं LHS और RHS की तरफ, कौन कौन से बैलेंस है। यहाँ देखिए कैल्शियम कितना है? तो कैल्शियम 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ देखिए ऑक्सीजन O2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 दूनी 6। ठीक, 6 और 2 8। ऑक्सीजन इस तरफ 8 हो गए, ऑक्सीजन इस तरफ देख लेते हैं। यहाँ 3 दूनी 6, और यहाँ पे इसके आगे लग गया, यानी सबके लिए है 6 और 2 8। ऑक्सीजन इस तरफ भी 8 और इस तरफ भी 8। ऑक्सीजन बैलेंस और कैल्शियम बैलेंस। इसके बाद हाइड्रोजन देख लेते हैं। यहाँ पे 2, और यहाँ पे इसके आगे लग गया, ये 2, इन सबके लिए हो गया 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4। इस तरफ देखिए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? यहाँ देखिए इसके आगे लग गया 2, और यहाँ देखिए आप, तो ये NO3, तो ये होल लगा यानी इसके लिए भी है। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया।
और ऑक्सीजन तो पहले से हुआ है। तो इस प्रकार ये सारे बैलेंस हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसको बैलेंस करते हैं दूसरे को। तो यहाँ पे रिएक्ट में कौन कौन से शामिल हैं? यहाँ पे शामिल है एल्युमिनियम और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड और यहाँ पे कॉपर। तो इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले एल्युमिनियम को देख लेते हैं। एल्युमिनियम कितना है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर कितना है? यहाँ पे कॉपर 1 और यहाँ पर भी कॉपर 1। कैल्शियम 2 है यहाँ पे कैल्शियम 3 है। तो ये सारे एक साथ हैं। यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 2 लग गया और यहाँ पे हम लगा देते हैं, चलिए हम यहाँ पर भी लगा देते हैं 2, ठीक है। और इसके बाद हम लगा देते हैं यहाँ पे 3, ठीक। आइए अब देख लेते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ देखिए एल्युमिनियम कितना है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इसको भी करना होगा 2, ठीक। एल्युमिनियम 2, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2। एल्युमिनियम बैलेंस हो चुका है। अब इसके बाद कॉपर देखिए, कॉपर यहाँ पे कितना है? कॉपर यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कॉपर देखिए कितना है? यहाँ पे कॉपर हो गया 3। हमें यहाँ पे 3 करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे होगा 3, यहाँ 3 करना है आपको, ये प्लस का है। तो एल्युमिनियम 2 है, ये तो बैलेंस हो चुका है। कॉपर कितना है? इसके आगे लग गया 3 और यहाँ पर भी है 3, कॉपर भी बैलेंस हो चुका है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है? कैल्शियम यहाँ पे देखिए 3 लग गया, इसका मतलब ये इसके लिए भी हो गया 3 दूनी 6, कैल्शियम 6 हो गया। और यहाँ पे देखिए कैल्शियम कितना है? यहाँ पे 3 और यहाँ पे तो 3 दूनी 6, तो कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार सारे बैलेंस हो जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको 3 बनाना है, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे मैंने भी लिख दिया 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है। आइए इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसके पश्चात हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। तो ये प्रश्न यहाँ पे है, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताएं। तो हमें जो विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना है, तो हम इसकी परिभाषा ही लिख देंगे, तो वही हो जाएगा इसका अंतर। तो दोनों की परिभाषा हम बारी बारी से लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? आइए इसकी परिभाषा करते हैं। तो विस्थापन, ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को कहा जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उभय विस्थापन अभिक्रिया को कहा जाता है, सिंगल के स्थान पर डबल हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो हम यहाँ पे परिभाषा को पहले लिखेंगे और उसके बाद हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु का समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो एक विस्थापन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? तो इसमें 2 तत्व या यौगिक भाग लेते हैं। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ के स्थान पे आ जाएगा और उसको दूर फेंक देगा, ठीक है, यानी दूर उसको विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पे वो ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला तत्व यौगिक आ जाएगा। तो यही होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पदार्थ हैं, कौन सा? एक लोहा है और एक कॉपर सल्फेट है या कॉपर है। तो लोहा और कॉपर में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है? तो ये होता है लोहा, ठीक है। तो अब ये लोहा क्या करेगा कि इस कॉपर के स्थान पे स्वयं आ जाएगा और कॉपर को दूर फेंक देगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। तो इन दोनों के रिएक्शन हुई यहाँ पे। तो यहाँ देखिए कॉपर के स्थान पे कौन आ गया? लोहा आ गया। और कॉपर को कहाँ फेंक दिया? तो ये बाहर फेंक दिया, यानी उसको विस्थापित कर दिया। यही होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो यही तमाम बातें यहाँ पे लिखी गई है। जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है यहाँ पे, तब लोहा कॉपर सल्फेट से यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर यानी तांबे को विस्थापित कर देता है। ये जो लोहा है इस कॉपर सल्फेट को
कॉपर सल्फेट से इस कॉपर को यहाँ पे विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पे स्वयं यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है एकल विस्थापन यानी विस्थापन अपक्रिया। और ऐसा क्यों करता है लोहा? तो ये गुण जो लोहे की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में अधिक को दर्शाता है। तो क्यों करता है? क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ कि कभी भी विस्थापन अपक्रिया हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, उसमें दो तत्व दिए गए हों, एक ज़्यादा अपक्रियाशील है और एक कम अपक्रियाशील है। तो जो ज़्यादा अपक्रियाशील है वो कम अपक्रियाशील के स्थान पे आ जाएगा और उसको बाहर फेंक देगा यानी विस्थापित कर देगा। तो ये कहलाती है एकल विस्थापन अपक्रिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम लिखते हैं उभय विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? तो इसकी परिभाषा यहाँ पे है, उभय विस्थापन अपक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे, इस अपक्रिया में दो यौगिकों अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान विनिमय करते हैं, या यूँ कहें कि आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इस अपक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा यौगिक है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दो यौगिक कौन कौन से हैं? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसे नमक भी कहा जाता है, और ये है सिल्वर नाइट्रेट। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये पहले स्थान पे कौन सा है? यहाँ पे सोडियम है। तो ये पहले वाला इसके लास्ट से जाके जुड़ गया, ठीक, विनिमय कर लिया यहाँ से, ठीक, सोडियम आयन ये नाइट्रेट आयन से विनिमय कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, और ये इसका लास्ट वाला, इसका यानी यहाँ पे क्लोरीन आयन सिल्वर आयन के साथ यहाँ पे ये जाके आपस में संयुक्त हो गए। तो यहाँ देखिए, तो इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है वो कहलाती है उभय विस्थापन अपक्रिया, जिसमें दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। तो यही होती है उभय विस्थापन अपक्रिया। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या तीसरा यानी दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है, यही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। तो आइए इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न में है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अपक्रिया को समझाएं। तो आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर आपको कहाँ से करना है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कर कीजिए, ठीक है, यहाँ से लेके, ठीक, और यहाँ तक ये ऑक्सीकरण के बारे में हो गया और यहाँ पे इसकी पुष्टि हो जाती है। ये सारे आपको लिखने हैं और उसके बाद अवकरण को हम लिखेंगे। अब इसके बाद लिखना है आपको अवकरण, ये सारे आपको लिखना है और यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक, यहाँ तक, ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये दोनों के बारे में हो गया। अब लाभ हानि से संबंधित जो निष्कर्ष निकलते हैं वो आप यहाँ से कोई भी एक आप लिख लीजिए, ठीक, जो इसमें से छोटा होगा A B, ठीक, यहाँ पे दिया गया है। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, या आप ये लिख लीजिए या आप दोनों लिख लीजिए ताकि लॉन्ग क्वेश्चन है स्पष्ट हो जाए। तो यही आपको सारे लिखने हैं। तो इसके पश्चात है प्रश्न संख्या 5वां। यहाँ निम्नलिखित किस प्रकार की अपक्रिया हैं? तो इसमें 4 सवाल दिया गया है और बताना है कि ये कौन सी अपक्रियाएं को दर्शाता है। तो पहला है शरीर में भोजन का पचना, ये कौन सी अपक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अवकरण अपक्रिया कहलाती है। इसके बाद है दूसरा, यहाँ देखिए Fe+CO लोहा और कॉपर सल्फेट, ये कौन सी अपक्रिया होती है? ये एकल विस्थापन अपक्रिया होती है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लोहा और कॉपर में सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील कौन सा है? तो यहाँ पे लोहा है और कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। ये कॉपर के स्थान पे कौन सा आ गया? लोहा आ गया और कॉपर को यहाँ पे अलग भेज दिया यानी विस्थापित कर दिया। तो ये होती है एकल विस्थापन अपक्रिया। इसके बाद है तीसरा, तो इसके पश्चात ये तीसरा है, यहाँ पे देखिए CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये संयोजन करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2 यानी जल बनाते हैं। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया हो जाती है? तो ये कहलाती है संयोजन अपक्रिया। इसके बाद है ये तीसरा यानी चौथा,
तो इस चौथे नंबर में आपको ध्यान देना है, यहाँ पे है CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया Cu यानी कॉपर बनाते हैं, प्लस में H2O यानी जल बनाते हैं। तो ये किस प्रकार की अवक्रिया है, तो ये कहलाती है ऑक्सीकरण अवकरण अवक्रियाएँ, जो साथ साथ संपादित होती हैं। तो इसके पश्चात प्रश्न संख्या 6 है। तो इसमें क्या है प्रश्न, क्या होता है जब, पहला प्रश्न है जिंक धातु सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो ये एकल विस्थापन अवक्रिया का उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया है कि जब दो तत्व या यौगिक यानी दो पदार्थ को जब आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि कौन ज़्यादा अवक्रियाशील है। तो यहाँ देखिए एक हो गया जिंक यानी जस्ता और एक हो गया सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा अवक्रियाशील कौन सा है, तो इन दोनों में जिंक ज़्यादा अवक्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो जिंक ज़्यादा अवक्रियाशील है, तो ये कॉपर के स्थान पे आ जाएगा और ये कॉपर को बाहर फेंक देगा यानी विस्थापित कर देगा। यहाँ देखिए तो कॉपर के स्थान पे आ गया जिंक और जिंक को बाहर यहाँ पे भेज दिया। ये कौन सी अवक्रिया है, तो ये एकल विस्थापन अवक्रिया। तो यही सारी बातें यहाँ पे आपको लिखनी है। हमें पूछा गया कि क्या होता है जब, तो ये तमाम बातें यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या है, आइए इसको भी समझते हैं हम लोग। सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। तो हमें सबसे पहले ये दोनों पता लगाना होगा कि सिल्वर और कॉपर में सबसे ज़्यादा अवक्रियाशील कौन सा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, बुक में आप दिया गया है सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है। कौन ज़्यादा क्रियाशील है, तो वो तांबा है। ठीक, सिल्वर की तुलना में। तो हमें मालूम तो चला गया, यहाँ पे देखिए। तो इस प्रकार इसका आंसर लिखना है आपको। जब सिल्वर यानी Ag को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर जो होता है, कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है यानी दूर फेंक देता है। कौन, जो ज़्यादा अवक्रियाशील होता है। यहाँ देखिए इस चांदी को कॉपर सल्फेट में डाला गया, तो ये कॉपर क्या करेगा, इसको दूर फेंक देगा। ठीक है, तो यहाँ ये ज्यों के त्यों हो जाएगा और इसको अपने पास नहीं रख के दूर फेंक देगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या दूसरा का हल हो जाता है। ये भी सारे आपको लिखना है यहाँ पे। तो आइए इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर है पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है। तो क्या होता है, तो यहाँ देखिए आप, ये है लेड एसीटेट, ठीक है, और ये है पोटेशियम आयोडाइड के और आई, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। ठीक है, और ये पीला अवक्षेप यहाँ पे देता है। ये सारे आपको लिखना है। उभय विस्थापन अवक्रिया में ये कहलाती है उभय विस्थापन अवक्रिया। पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में लेड एसीटेट विलयन डालने पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है यहाँ पे। ठीक, तो ये तमाम बातें यहाँ अपने कॉपी पे लिखना है। तो इस प्रकार ये तीसरा भी समाप्त हो जाता है।